नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो BSc फाइनल ईयर के पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे। और इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आज का जो है लेक्चर वो आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बुक का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक भाई, इस लेक्चर से पहले हम आपको बुक्स के बारे में बता देते हैं कि बुक्स में कितने चैप्टर्स हैं, इसको कितने यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर हैं और किस प्रकार से आपको इन यूनिट्स को डिवाइड किया गया, इन चैप्टर्स को किस प्रकार से यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में आपको बता देते हैं। ठीक भाई, तो देखिए आपके पेपर सेकंड का नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक भाई, आपके पेपर सेकंड का नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, और इस बुक में टोटल चैप्टर्स हैं आपके 12। ठीक भाई, इस बुक में टोटल जो चैप्टर हैं वो हैं आपके 12 चैप्टर, जिनमें से आपके सिलेबस में सिर्फ कितने हैं, सिलेबस में आपके ओनली 10 चैप्टर हैं। ठीक भाई, टोटल कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर। अब देखो इन 10 चैप्टर्स को भी इन्होंने डिवाइड किया है कितने यूनिट्स में, इन्होंने 5 यूनिट्स में इन 10 चैप्टर्स को क्या क्या डिवाइड किया है और किस प्रकार से डिवाइड किया ये भी देखिए आप। 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके चैप्टर आता है चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है भाई, फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यूनिट यूनिट फर्स्ट के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आता है। फिर उसके बाद यूनिट सेकेंड के अंदर आपके चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 का कुछ पार्ट आएगा। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 7 आएगा यूनिट सेकेंड के अंदर और चैप्टर नंबर 8 का कुछ पार्ट आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंदर आपके चैप्टर नंबर 8 का शेष पार्ट और चैप्टर नंबर 4 शामिल है। ठीक भाई, यूनिट थर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 8 का लास्ट का पार्ट जो भी बच रहा है शेष और चैप्टर नंबर 4 शामिल है। ठीक है, फिर उसके बाद यूनिट नंबर 4 के अंदर आता है आपका चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। ठीक है, और लास्ट आता है आपका यूनिट 5 के अंदर चैप्टर नंबर 5 और 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 और 6। मतलब कहने का मीनिंग है कि आपके 12 चैप्टर में से सिलेबस में कितने चैप्टर हैं, टोटल 10 चैप्टर्स हैं और 10 चैप्टर्स को भी इन्होंने 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है। इनको पढ़ना कैसे है, आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, तो आप इस यूनिट को जब भी आपको क्या नाम से कंप्लीट करना है तो चैप्टर नंबर 3 तो करना है, लेकिन उसके पहले आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड करना है। ये आपके सिलेबस में भी है, लेकिन इसका बेनिफिट आपको पूरी बुक के अंदर भी है। पूरी बुक के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड के जो भी कंसेप्ट है वो काम आने वाले हैं, तो इस फर्स्ट यूनिट को आप अच्छे से कंप्लीट करें। दूसरी बात, आपके जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स में, उनमें आपको 5 में से 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, कोई भी 3 अटेम्प्ट कीजिए। तो अगर आप इन 5 में से कोई भी 3 अगर कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से तो आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक भाई, अगर 3 यूनिट नहीं तो आप 4 यूनिट कर लो मैक्सिमम। 4 यूनिट भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप इजीली इस पेपर के अंदर 80% से अबोव मार्क्स लेकर आ सकते हो। ठीक भाई, कितने मार्क्स लेकर आ सकते हो, 80% से अबोव मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो इन 80% मार्क्स आपके ज़्यादा कोई भी टफ नहीं है। अगर आप रेगुलरली मेहनत करो तो आराम से 2 महीने में ये बुक कंप्लीट हो जाएगी और आपका इस पेपर के अंदर जो स्कोर है वो लगभग 80% से अबोव होगा। ठीक है, तो देखो उसकी शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के, चैप्टर नंबर फर्स्ट के, जिसका नाम है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भाई, यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट की स्टार्टिंग करते हैं, जिसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इस चैप्टर के अंदर आपको करना क्या है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में समझना है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कौन कौन सी डेफिनेशन है और उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, कुछ अन्य कंसेप्ट भी पढ़ने हैं जो कि आपके आगे के आने वाले यूनिट या चैप्टर्स में आपको उपयोगी साबित होंगे। ठीक है भाई, तो इस चैप्टर को बेसिक चैप्टर है, ये बेसिक चैप्टर समझ के छोड़ मत देना, इसमें से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं और साथ के साथ चैप्टर नंबर 2 से भी क्वेश्चन पुट अप होता है। ठीक भाई, तो आप इन क्वेश्चन चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करें और आपको सिर्फ अगर 4 यूनिट करनी है तो आप ये ध्यान रख लें कि आपको सिर्फ चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 कंप्लीट कर लें। अगर आप ये 5 यूनिट अच्छे से करते हो और इन 3 छोटे छोटे चैप्टर्स ही तीनों फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ
बहुत छोटे छोटे हैं, इनमें कोई ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन का टाइम लगेगा, 2-3 लेक्चर हैं, तो आप इनको अच्छे से करते हो तो ये 5 चैप्टर्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी, और इन टोटल 8 चैप्टर को मिला के आपको हो जाएगी 4 यूनिट। ठीक है भाई, 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और आपके पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सिर्फ आपका मैक्सिमम एफर्ट होना चाहिए, मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए कि आप 4 यूनिट कवर करो और कम से कम एफर्ट में कवर करो। ठीक है भाई, कम मेहनत के अंदर आपके मैक्सिमम मार्क्स होने चाहिए। तो हम स्टार्टिंग करते हैं आज यूनिट नंबर फर्स्ट के, चैप्टर नंबर फर्स्ट के, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है वो भी समझ लीजिए। ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है ये समझिए। तो देखो आपने संख्याओं के समुच्चय की बात की, तो संख्याओं के समुच्चय में सबसे छोटा समुच्चय आता है आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, फिर उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट आता है आपका पूर्णांकों का समुच्चय, जिसको जेड से भी रिप्रेजेंट करते हो और आई से भी रिप्रेजेंट करते हो। फिर उसके बाद आता है आपका क्या, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है भाई, नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और फिर एक और सेट आता है जो कि क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय या फिर सेट ऑफ इरेशनल नंबर। और अगर इन दो सेटों का यूनियन ले ले तो हमें फाइनली कौन सा सेट मिलता है, फाइनली हमें रियल नंबर्स का सेट मिलता है। ठीक है भाई, जिसमें कहां से कहां तक संख्या होती है, -∞ प्लस ∞ तक की संख्याएं होती है। ठीक है भाई, तो अभी तक आपने संख्या पद्धति के इंपॉर्टेंट समुच्चय के बारे में बात की। अब देखो आपने जब भी आपने बहुपद समीकरण को सोल्व किया है तो आप देखते हो कि बहुपद समीकरण के कई बार जो रूट होते हैं वो इन सेट्स में बिलोंग नहीं करते। कहने का मतलब है आपने क्या किसी भी ऑर्डर की आपने कोई सी भी बहुपद समीकरण को सोल्व किया है तो आप देखते हो कि कई बार उसमें जो रूट आते हैं उसमें से कुछ रूट इन सेटों में बिलोंग नहीं करते। ठीक है भाई, इसका सिंपल सा उदाहरण अगर आप ले लें तो जैसे आपने ले लिया बहुपद समीकरण x² + 1 = 0। ठीक है, आपने बहुपद समीकरण x² + 1 = 0 ले लिया। अब आप देखते हो कि ऐसे कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें और उसमें अगर उसमें अगर 1 जोड़े तो आपको 0 मिल जाए। ठीक भाई, ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं, ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं है कि उसका स्क्वायर में अगर आप +1 ऐड करते हो तो आपको हमेशा 0 ही मिले। ठीक है भाई, तो इस प्रकार के बहुपद समीकरण का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमको आवश्यकता पड़ी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r को विस्तारित करने की। ठीक है भाई, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r को विस्तारित करने की आवश्यकता पड़ी, और इसको जब हमने विस्तारित किया तो हम देखते हैं इसको जब हम क्या नाम से इसके रूट निकालते हैं तो रूट अब क्या निकालते हैं तो हम देखते हैं इसका रूट क्या होगा, x² बराबर हो जाएगा -1 और x बराबर क्या हो जाएगा -1 का अंडर रूट। ठीक है भाई, x क्या हो जाएगा -1 का अंडर रूट। ठीक है, तो आपको इस प्रकार की बहुपद समीकरण का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का आपने क्या किया, विस्तार। और जब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को विस्तार किया तो आपको एक नया सेट मिला कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। ठीक है भाई, आपको एक नया सेट मिला C, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को किससे व्यक्त करते हैं, C से। और इस C के अंदर किस प्रकार की संख्याएं होती हैं, इस C के अंदर वे सभी संख्याएं होती हैं जो कि क्या हो, a + i b टाइप की। कहने का मतलब है इन बहुपद समीकरण का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का विस्तार किया। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का विस्तार किया तो आपको नया समुच्चय मिला सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय C। ठीक है भाई, जब सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय C मिला तो इस C को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, ये सम्मिश्र संख्या किस प्रकार की होती हैं कि ये वे संख्याएं होती हैं जो कि a + i b टाइप की हो, जहां पे आयोटा बराबर तो √-1 और ए बी क्या हो, ए बी रियल नंबर हो। ठीक है भाई, ए और बी क्या हो, ए और बी रियल नंबर हो। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमने बहुपद समीकरण का रूट निकाला x = √-1, इसको हमने क्या माना, इसको आयलर ने माना आयोटा। ठीक है भाई, इसको किससे व्यक्त किया, आयलर ने आयोटा से व्यक्त किया। कहने का मतलब है ये आयोटा क्या होता है, ये आयोटा होता है -1 का वर्गमूल। ठीक है भाई, ये आयोटा क्या होता है, -1 का वर्गमूल। तो बहुपद समीकरणों का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपने वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को
और विस्तार करके एक नया समुच्चय बनाना सम्मिश्र संख्या और समुच्चय। ठीक भाई, जिसमें संख्याएं किस टाइप की होती हैं, a प्लस आयोटा b टाइप की होती है, जहाँ पे a और b वास्तविक संख्या है और आयोटा क्या है, अंडर रूट माइनस 1। ठीक है भाई, तो आपकी सम्मिश्र संख्या क्या हो जाएंगी, सम्मिश्र संख्याओं की डेफिनेशन हो जाएगी कि वे संख्याएं जो a प्लस आयोटा b टाइप की हो। ठीक भाई, वे संख्याएं जो a प्लस आयोटा b टाइप की हो कैसी संख्याएं कहलाते हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। ठीक भाई, तो देखिए इसकी डेफिनेशन, वे संख्याएं जो a प्लस आयोटा b रूप की हो, वे संख्याएं जो a प्लस आयोटा b रूप की हो, जहां a b वास्तविक संख्या हो, जहां a b वास्तविक संख्या हो तथा आयोटा बराबर अंडर रूट माइनस 1 हो, तथा आयोटा बराबर अंडर रूट माइनस 1 हो। कौन सी संख्या कहलाती हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है। ठीक भाई, कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। ठीक भाई, कौन सी कहलाती हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात z बराबर आप क्या मान सकते हो, a प्लस आयोटा b। ठीक भाई, अर्थात z बराबर a प्लस आयोटा b, जहाँ पे a और b क्या है, जहाँ पे a और b रियल नंबर है और आयोटा बराबर क्या है, अंडर रूट माइनस 1। ठीक है, आप देखिए आपकी सम्मिश्र संख्याओं की डेफिनेशन हो गई। अब उसके बाद आता है सम्मिश्र संख्याओं का भी कोई ना कोई समुच्चय होगा, तो उसको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। ठीक भाई, तो मैंने अभी आपको बताया था कि सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल C से व्यक्त करते हैं और डिफाइन किस प्रकार से करते हैं, कैपिटल C बराबर a प्लस आयोटा b सच दैट ab बिलोंग्स टू r एंड आयोटा बराबर अंडर रूट माइनस 1। ठीक भाई, कहने का मतलब है कि सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में किस प्रकार की संख्याएं होंगी, a प्लस आयोटा b टाइप की होंगी। ठीक है, तो देखिए सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल C से व्यक्त करते हैं, कैपिटल C से व्यक्त करते हैं तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, ठीक भाई, तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, दैट इज कैपिटल C बराबर a प्लस आयोटा b सच दैट a b बिलोंग्स टू कैपिटल R और आयोटा बराबर अंडर रूट माइनस 1। ठीक है, दैट इज C बराबर a प्लस आयोटा b सच दैट a b बिलोंग्स टू R एंड आयोटा बराबर अंडर रूट माइनस 1। तो ये आपके सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय का नोटेशन और उसका डिफाइनर्स हो गए। ठीक भाई, इसको आपने परिभाषित कर दिया। आप देखिए सम्मिश्र संख्या को आपने किससे व्यक्त किया है, स्मॉल z से। ये स्मॉल z बराबर क्या है, a प्लस आयोटा b। अब यहाँ पे आपको ये समझिए कि a b क्या होता है, यहाँ पे b क्या होता है। ठीक भाई, है तो दोनों के दोनों रियल नंबर्स, लेकिन यहाँ पे इस a का क्या बोलते हैं, b को क्या बोलते हैं, और कुछ इंपोर्टेंट नोट भी लिखने। ठीक भाई, तो देखिए नेक्स्ट इसके बाद यदि z बराबर a प्लस आयोटा b, यदि z बराबर a प्लस आयोटा b एक सम्मिश्र संख्या है, तब स्मॉल a सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग कहलाता है। ठीक भाई, क्या कहलाता है, स्मॉल a सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग कहलाता है। इसे रियल पार्ट ऑफ z द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक भाई,
किससे व्यक्त करते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड द्वारा व्यक्त करते हैं। दैट इज रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर क्या है, स्मॉल ए। ठीक है, दैट इज रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर स्मॉल ए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक ए, तो आपको पता चल गया कि ए क्या है यहाँ पे, ए यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब सम्मिश्र संख्या जेड का वास्तविक भाग। ठीक है, अब उसके बाद देखिए तथा स्मॉल बी सम्मिश्र संख्या जेड का सम्मिश्र संख्या जेड का काल्पनिक सम्मिश्र संख्या जेड का काल्पनिक भाग कहलाता है। ठीक भाई, कौन सा भाग कहलाता है, काल्पनिक भाग कहलाता है। इसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड से व्यक्त करते हैं। ठीक भाई, इसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड से व्यक्त करते हैं। ठीक भाई, इसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड से व्यक्त करते हैं। दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर स्मॉल बी। ठीक है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर स्मॉल बी। ठीक है, अब देखिए आपको पता चल गया कि यहाँ पे ए क्या है, सम्मिश्र संख्या जेड का रियल पार्ट, और बी क्या है, सम्मिश्र संख्या जेड का इमेजिनरी पार्ट। कहने का मतलब है वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखिए सम्मिश्र संख्याओं के बारे में। ठीक है, देखिए नोट फर्स्ट देखो, सम्मिश्र संख्या, या फिर आप एक बार देख लीजिए, देखो भाई सम्मिश्र संख्या आपको दी है जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी। ठीक है भाई, सम्मिश्र संख्या जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी दी गई है, जहां पे ए और बी क्या है, जहां पे ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं और आयोटा बराबर क्या है, अंडर रूट माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इस सम्मिश्र संख्या का रियल पार्ट क्या है, इस सम्मिश्र संख्या का रियल पार्ट है ए, और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट है बी। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे, बी है। अब देखिए अगर इस सम्मिश्र संख्या या फिर ये सम्मिश्र संख्या जेड विशुद्ध वास्तविक संख्या कहलाएगी। ठीक है भाई, ठीक भाई, ये सम्मिश्र संख्या जेड आपकी विशुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या कहलाती है, विशुद्ध वास्तविक नहीं, विशुद्ध सम्मिश्र संख्या कहलाती है यदि विशुद्ध सम्मिश्र संख्या कहलाएगी यदि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो, यदि इसका इमेजिनरी पार्ट जेड क्या हो, 0 हो। ठीक है भाई, कहने का मतलब ये सम्मिश्र संख्या आपको जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी दी गई है, जिसमें ए क्या है, रियल जेड का रियल पार्ट और बी क्या है, जेड का इमेजिनरी पार्ट। तो ये सम्मिश्र संख्या जेड विशुद्ध वास्तविक संख्या कहलाती है, विशुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या कहलाती है। ठीक है, विशुद्ध वास्तविक संख्या कहलाती है यदि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0 के बराबर हो। इसी प्रकार ये सम्मिश्र संख्या जेड काल्पनिक विशुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाती है या विशुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या कहलाती है यदि इसका रियल पार्ट क्या हो, इसका रियल पार्ट 0 हो। ठीक भाई, इसका रियल पार्ट का हो क्या हो, इसका रियल पार्ट 0 हो। ठीक भाई, अब उसके बाद देखो, उसके बाद आपका फर्स्ट नोट तो हो गया कि कोई भी सम्मिश्र संख्या विशुद्ध वास्तविक संख्या या विशुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या कहलाती है जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0। फिर सेकंड है आपका कोई सम्मिश्र संख्या जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी विशुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाती है यदि रियल पार्ट क्या हो उसका 0 के बराबर। ठीक है, अब आप देखो आपको एक संख्या और दे दी, कौन सी, 0 बराबर 0 प्लस आयोटा 0। ठीक है, 0 बराबर 0 प्लस आयोटा 0, ये सम्मिश्र संख्या दी गई है, ये सम्मिश्र संख्या कहलाती है शून्य सम्मिश्र संख्या या फिर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अभी इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात करें तो देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इमेजिनरी रियल पार्ट भी क्या है, 0, और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, 0। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, ये सम्मिश्र संख्या क्या कहलाएगी, ये सम्मिश्र संख्या विशुद्ध वास्तविक विशुद्ध
वास्तविक व काल्पनिक दोनों कहलाती है। ठीक भाई, ये सम्मिश्र संख्या क्या कहलाती है? विशुद्ध वास्तविक व विशुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या कहलाती है। ठीक भाई, ये तो हो गया आपकी थर्ड। जो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है या शून्य सम्मिश्र संख्या है, ये ध्यान रखना हमेशा, विशुद्ध वास्तविक संख्या भी है और विशुद्ध काल्पनिक संख्या भी है। ठीक भाई, फिर उसके बाद आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें भी आपका आता है कौन सा? रियल नंबर। ठीक है, आप मान के चलिए आपने कोई भी रियल नंबर ले लिया ए, ठीक है, आपने कोई भी रियल नंबर ले लिया स्मॉल ए। अब देखो ये रियल नंबर ले लिया, तो इस रियल नंबर को आप क्या लिख सकते हो? इस रियल नंबर को लिख सकते हो रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू जीरो। कहने मतलब है इस रियल नंबर को आप किस प्रकार से लिख सकते हो? ए को ए बराबर ए प्लस आयोटा जीरो। ठीक है, ए बराबर ए प्लस आयोटा जीरो। अब इस ए को आप ए प्लस आयोटा जीरो के रूप में लिख सकते हो। तो आप देखते हो इस सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग क्या है? जीरो है। ठीक है भाई, इस सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग क्या है? जीरो है। तो आप क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या कैसी संख्या है? विशुद्ध वास्तविक संख्या। ठीक भाई, प्रत्येक वास्तविक संख्या विशुद्ध वास्तविक संख्या है। और दूसरी बात, प्रत्येक वास्तविक संख्या को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है? एक सम्मिश्र संख्या है। ठीक भाई, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक सम्मिश्र संख्या है। तो ये आपका 4 नोट हो गए, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, फिर उसके बाद आता है दो सम्मिश्र संख्याओं की समानता। ठीक है भाई, फिफ्थ आता है आपका नोट, दो सम्मिश्र संख्याओं की समानता। तो देखिए दो सम्मिश्र संख्याएं समान कब कहलाती हैं? देखिए दो सम्मिश्र संख्याओं की समानता। ठीक है, दो सम्मिश्र संख्याओं की समानता। तो देखिए आपको दो सम्मिश्र संख्या दी गई है, एक Z1 दिया गया है जो कि क्या है? A1 प्लस आयोटा B1, और एक Z2 दिया गया है जो कि क्या है? A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है, तो दोनों सम्मिश्र संख्याएं Z1 और Z2, दोनों की दोनों सम्मिश्र संख्याएं Z1 और Z2 समान सम्मिश्र संख्या कहलाती हैं। ठीक भाई, दोनों सम्मिश्र संख्याएं Z1 और Z2 समान सम्मिश्र संख्या कहलाती है, समान सम्मिश्र संख्या कहलाती है यदि इन दोनों का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या हो? अलग अलग रूप से समान हो। ठीक भाई, इन दोनों का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों क्या हो? अलग अलग रूप से समान हो। मतलब आप ये कह सकते हो कि A1 किसके बराबर है? A2 के, और B1 किसके बराबर है? B1 बराबर है B2 के। ठीक है, A1 किसके बराबर? A2 के, B1 बराबर है B2 के। अगर किसी भी सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग, किन्हीं भी दो सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग समान है, तो आप क्या कह सकते हो? वो दोनों सम्मिश्र संख्या समान होंगी। किससे व्यक्त करोगे? Z1 बराबर Z2 से। ठीक है, किससे व्यक्त करोगे? Z1 बराबर Z2 से। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना कि आप वास्तविक संख्याओं में आप ऐसे लिख सकते हो कि x लेस देन y, x ग्रेटर देन y, या x लेस देन इक्वल टू y, और या x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में या फिर कोई सी भी संख्या हो उनमें आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन सम्मिश्र संख्या में आप ऐसा नहीं लिख सकते कि Z1 लेस देन Z2 या Z1 ग्रेटर देन Z2। ठीक है भाई, सम्मिश्र संख्याओं में ये जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स का कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक भाई, ये जितने भी सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स कैसे होते हैं? अर्थहीन होते हैं। ठीक भाई, सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय पे जब आप बात करते हो तो ये जो भी सिंबल्स हैं, ये सभी सिंबल्स क्या होते हैं? अर्थहीन होते हैं। ठीक भाई, तो हमेशा आप जब भी बात करोगे तो आप ये नहीं करोगे कि ये सम्मिश्र संख्या बड़ी है, ये छोटी है। कोई भी सम्मिश्र संख्या ना तो बड़ी है ना कोई भी छोटी है। ठीक भाई, ठीक है, तो इनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि ये सम्मिश्र संख्या बड़ी है या फिर छोटी है। हाँ, अगर बात मॉडुलस की आती है तो मॉडुलस के तौर पे आप कह सकते हो कि इस सम्मिश्र संख्या का मॉडुलस अधिक है और इस सम्मिश्र संख्या का मॉडुलस कम है। ठीक भाई, लेकिन जब इनके कंपेयर करते हो तो इनके कंपेयर ऐसे नहीं की जा सकती। ठीक भाई, अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे इन सिंबल्स के द्वारा तो ये जो कंपेयर है ये आपका मीनिंगलेस हो जाएगा या फिर ये अर्थहीन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका इसके बाद आता है नोट फर्स्ट। ठीक है, नोट फर्स्ट देखिए, सम्मिश्र संख्या Z बराबर A प्लस आयोटा B विशुद्ध
वास्तविक संख्या, विशुद्ध वास्तविक संख्या, विशुद्ध वास्तविक संख्या कहलाती है, विशुद्ध वास्तविक संख्या कहलाती है यदि यदि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। ठीक है, यदि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर 0। ठीक है, कोई भी समित संख्या जेड बराबर a प्लस आइटा भी विशुद्ध वास्तविक संख्या कहलाती है यदि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर 0। ठीक है, सेकंड सम्मेशन संख्या, सम्मेशन संख्या जेड बराबर a प्लस आइटा भी विशुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाती है, विशुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाती है, विशुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाती है, विशुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाती है यदि यदि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो, रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर हो 0। ठीक है, यदि रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर 0। थर्ड आता है सम्मेशन संख्या, सम्मेशन संख्या 0 बराबर 0 प्लस आइटा 0, सम्मेशन संख्या 0 बराबर 0 प्लस आइटा 0, विशुद्ध विशुद्ध वास्तविक, विशुद्ध वास्तविक व विशुद्ध काल्पनिक व विशुद्ध काल्पनिक संख्या है। ठीक है भाई, सम्मिश्र संख्या 0 कैसी है, 0 विशुद्ध वास्तविक और विशुद्ध काल्पनिक संख्या है। ठीक है भाई, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका नोट नंबर 4, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक सम्मिश्र संख्या है। ठीक है भाई, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, अर्थात एक को प्रत्येक वास्तविक संख्या का आप लिख सकते हो a प्लस आइटा 0 के रूप में लिख सकते हो। ठीक भाई, जहाँ पे a क्या है, इस सम्मिश्र संख्या का रियल पार्ट और 0 का इस सम्मिश्र संख्या का इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और a खुद क्या है, a एक वास्तविक संख्या है। मतलब आप ये कह सकते हो प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ पार्ट, ये 5वां नोट, दो सम्मिश्र संख्या है, दो सम्मिश्र संख्या है z1 बराबर a1 प्लस आइटा b1 तथा z2 बराबर a2 प्लस आइटा b2 समान सम्मिश्र संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, समान सम्मिश्र संख्याएं कहलाएंगी, समान सम्मिश्र संख्याएं कहलाएंगी यदि इनके वास्तविक व काल्पनिक भाग, यदि इनके वास्तविक व काल्पनिक भाग अलग अलग रूप से पृथक हो। ठीक है, अलग अलग रूप से पृथक हो। ठीक है, अलग अलग रूप से पृथक हो, अर्थात a1 बराबर a2 तथा b1 बराबर b2। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्या z1 बराबर a1 प्लस आइटा b2, b1 और z2 बराबर a2 प्लस आइटा b2 समान सम्मिश्र संख्या कहलाएंगे यदि इनके वास्तविक व काल्पनिक भाग अलग अलग रूप से क्या हो, समान हो। ठीक भाई, अलग अलग रूप से क्या हो, अलग अलग रूप से समान या पृथक रूप से समान हो। ठीक है, अर्थात a1 बराबर a2 तथा b1 बराबर a2। इसे z1 बराबर z2 से भी व्यक्त करते हैं, इसे z1 बराबर z2 से भी व्यक्त करते हैं। ठीक भाई, तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन का फर्स्ट लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे जो भी अलजेब्रास हैं या फिर जो भी बीजगणितीय संक्रियाएं हैं जो उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई, और कुछ बीजगणितीय संक्रियाओं से संबंधित जो भी गुणधर्म है उन सभी का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर
अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई, तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।